राजस्थान का सामान्य परिचय की बात करें अपन लोग, और राजस्थान का सामान्य परिचय में हम लोग नामकरण ले लेंगे, स्थिति विस्तार ले लेंगे, जिलों का आकार ले लेंगे, यानी और नए जिलों का गठन ये ले लेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपका न्यू परीक्षा पैटर्न में 100% आप लोगों के पूछे जाएंगे। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। आपको यहां देखना है कि आप लोगों के क्या आंसर बनेगा। देखिए, हमारा ये प्रदेश है, कभी भी आप लोगों के एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा, अलग अलग इनके नाम हुआ करते थे, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, बहुत से नाम, श्रीमाल, इस तरीके से विभिन्न नाम हुआ करता था। इसे पहली बार कहीं एक सूत्र में एक नाम दिया इसको, तो वो नाम हमें सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा मिलता है, और वो नाम मिलता है हम लोगों को राजपूताना। राजपूताना अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। फिर इस प्रदेश को राजस्थान भी उनके द्वारा कहा गया। राजस्थान है वो राजस्थान भी इनके द्वारा कहा गया। राजस्थान, इन्हें रायथान भी इनके द्वारा कहा गया, और रजवाड़ा है वो रजवाड़ा भी इनके द्वारा कहा गया। ये इन शब्दों के जन्मदाता नहीं है, इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लें। हाँ, ये कह सकते हैं इस पूरे भौगोलिक प्रदेश को इन्होंने राजपूताना कहा, राजस्थान का। ऐसा नहीं है कि राजस्थान शब्द के ही जनक कर्नल जेम्स टोड है। राजस्थान शब्द तो हम लोगों को एक विक्रम संवत 682 की बात करता हूं आपको। विक्रम संवत 682 में हमारे पास में एक बसंतगढ़ का शिलालेख है। कौन सा है बेटा? बसंतगढ़ का शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख, ये आपका सिरोही में है, और हमें यहां पे एक शब्द मिलता है, और वो शब्द है राजस्थानी यादित्य। क्या नाम बेटा? राजस्थानी यादित्य शब्द है। तो ये राजस्थानी यादित्य शब्द, यानी आपके देखो विक्रम संवत 682 में हमें राजस्थानी यादित्य शब्द देखने को मिलता है। तो ये जो राजस्थानी यादित्य शब्द है, लेकिन ये किसी प्रदेश के लिए है या किसी साहित्यकार के लिए, ये बात का मालूम नहीं है। तो एकदम क्लियर है कि कर्नल जेम्स टोड ये लोग हैं, ये राजस्थान शब्द के जन्मदाता नहीं है। इन्होंने इस प्रदेश को क्या कहा है? राजस्थान का है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। बाकी आप लोगों के हमें राजस्थानी यादित्य शब्द है, वो तो हमें बहुत पहले बसंतगढ़ का शिलालेख है, सीमल माता का सिर में, वहां मिलता है। तो मौखिक रूप से ध्यान रखना आप लोग कि इस प्रदेश को जो राजपूताना शब्द दिया, ये राजपूताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया। लेकिन इस बात का अगर कहीं हमें जिक्र मिला, तो वो जिक्र 1805 में जो इनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, जो पुस्तक प्रकाशित की मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें हमें राजपूताना शब्द का जानकारी मिलती है। ये बात भी सही है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये बात सही है। हमारे तीनों के तीनों बात सही है। सवाल आता है कि सर, इन्होंने जो रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान जो नाम दिया है, वो किसको संबोधित करके दिया है? ध्यान रखना आप लोग। राय मानी राजा, थान मानी स्थान, रज मानी राजा, थान मानी स्थान। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, राजाओं के निवास स्थलों को संबोधित करते हुए ये नाम दिए गए। तो राइट आंसर आप लोगों को क्या बनेगा? दे बनेगा। ठीक है, क्लियर हुए? आगे चले अपन लोग। देखिए, हम लोग यहां डिटेल को भी साथ लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों को इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़े। अभी हमारे पास एक शब्द आया था राजस्थान। कौन सा है बेटा? राजस्थान। ये जो राजस्थान और राजपूताना शब्द है, तो राजपूताना शब्द का जो हमारे पास में जन्मदाता है वो कौन है? ध्यान रखें, आयरलैंड के निवासी हैं, और उनका नाम मिस्टर जॉर्ज थॉमस है, और इन्होंने ये शब्द 1800 ईस्वी में दिया था। ये कौन थे? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के जो दौलत राव सिंधिया है उनके कमांडर हुआ करते थे, और इनकी मृत्यु कभी पूछे आप लोगों से, इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई, तो इनका कब्र भी बीकानेर में है। और इनके दोस्त थे, उनका नाम विलियम फ्रैंकलिन थे, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें यह बात कही थी कि सबसे पहले इन्होंने इस प्रदेश को राजपूताना शब्द नाम दिया था। क्लियर? अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा, सुमिलित करना है आप लोगों को, और एक तरफ पुस्तक का नाम दे रखा है, और एक तरफ आप लोगों को विवरण दे रखा है ना? पुस्तक का नाम और विवरण, और फिर आप लोगों से मिलान करवा ले। बेटा, आवाज वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है? एक बार आप लोग मैसेज कर दे। बातें नहीं करनी अपन को बिल्कुल भी, अपना पूरा हम लोग सदुपयोग करेंगे समय का। एक बार मैसेज कर दे, क्या मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? कोई आवाज का इश्यू तो नहीं है? ये क्लास की टाइमिंग आप लोगों के 9:15 से आपके 11 बजे तक रहा करेगी। 9:15 से 11 टाइमिंग रहेगी आपकी इसकी। आप जुड़ जाए, आज इसका शुरू कर दिया इस बैच को,
तो आप लोगों के बैच अब कंटिन्यू चलेगा, है ना बेटा। तो आप लोगों की टाइमिंग ये रहेगी, आप लोगों के 11 बजे तक रखेंगे इसकी, 1-2 दिन बाद में आपकी टाइमिंग बढ़ा देंगे। आप जुड़ जाए सबके सब मित्र। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक किसकी है? तो आप लोग कहेंगे सर ये कर्नल जेम्स टोड की है। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की है। तो इसका मतलब ये पुस्तक हमारे 1829 में प्रकाशित हुई। मिलिट्री ऑफ मेमोइर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की है, जो कि आप लोगों के कब प्रकाशित हुई? 1805 में प्रकाशित हुई। ये बात भी सही है हमारे पास में, ये 1805 में प्रकाशित हुई। ट्रेवल एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करें हम लोग, तो ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, जो कि इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। और मोनोथ नैन्सी ख्यात जो है, जो राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला ग्रंथ है, तो आप लोगों के डी में 4 बनेगा, इसका मतलब ये गया। और हमारे पास में ए में 3 बनेगा, इसका मतलब हमारे पास ये गया। अब हमारे पास बी में देख लेते हैं, सी में देख लेते हैं, हमारे सी में क्या बन रहा है? हमारे सी में 2 बन रहा है, राइट आंसर ये बनेगा। देखो मैं 2 चीजें यहां क्लियर करना चाहता हूं कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है 1829 में जो प्रकाशित हुई थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वो अंग्रेजी में थी। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में आपको 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो ये 1829 में प्रकाशित हुई। कब हुई बेटा? 1829 में प्रकाशित हुई, ध्यान रखें आप लोग। 1829 में ये पुस्तक क्या हुई? प्रकाशित हुई। पॉइंट नंबर ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक अंग्रेजी में थी, इसका जो हिंदी में अनुवाद किया, क्या कहा मैंने? हिंदी में जो अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद वो किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने किया बेटा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, उसके द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, इस बात ध्यान रखें। ये 1829 में प्रकाशित हुई। अब यहां लिख रखा है 1835 में मृत्यु के बाद। देखो ये पुस्तक है आप लोगों के कौन सी? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसका जो प्रकाशन हुआ, कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु 1835 में हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद यानी प्रकाशित हुई, इसका मतलब ये कब हुई? 1839 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1839 में प्रकाशित हुई। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर ये बनेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों के राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द के राजस्थान, हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका हिंदी अनुवाद किया वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। अब देखो कर्नल जेम्स टोड को आप फटाफट एक नजर में निकाल दो, मतलब पलक झपकते ही कर्नल जेम्स टोड आपकी आंखों के सामने से जाना चाहिए बेटा। देखिए कर्नल जेम्स टोड, मतलब बहुत डिटेल से हम इस बैच को लेंगे, बहुत डिटेल से आज इस बैच का हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। एक तो ये पुस्तक आप लोग वस्तुनिष्ठ आप लोग जरूर मंगवा लेना, ताकि आपके पास टेबल पे होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। यहां पे आप कर्नल जेम्स टोड है 1829 में इस प्रदेश को राजस्थान कहा। क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस प्रदेश को क्या कहा? 1829 में क्या कहा गया बेटा? राजस्थान कहा गया। क्या कहा गया? राजस्थान कहा गया। सबसे पहले बात करें कर्नल जेम्स टोड है, उनका जन्म कहां हुआ, क्योंकि आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर लिंकन सिटी है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, 1829 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। इसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया था, वो हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया। और कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश को जो नाम दिए थे, वो आप लोग राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, चाहे वो राजस्थान कहे, रायथान कहे, रजवाड़ा कहे, इनका अगर आप लोग अर्थ निकालेंगे। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते बेटा। मैं समय खराब नहीं करूंगा, मेरी एक ही यहाँ पे आप लोगों को विशेषता, मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये तो मुझे मालूम नहीं है, परमात्मा को पता है, आपको पता है, लेकिन एक विशेषता यहाँ दिखाई देगी, आपका समय खराब नहीं होगा, किसी प्रकार की बकवास नहीं की जाएगी। बस मस्त होकर पढ़ते जाएं आप लोग, बस ये ध्यान रखें आप पढ़ते जाएं आप लोग। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का धर्म मेरा है और पहुंचा दूंगा। यहां आप लोगों के कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिए है, चाहे देखो आप लोग राजस्थान कहेंगे तो राजस्थान या रायथान कहेंगे या रजवाड़ा कहेंगे, सब में राज मानी राजस्थान, राजा राय मानी राजा, रज मानी राजा, कि राजा और उनके जो निवास स्थल है उनको संबोधित करके ये नाम दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, यानी किन को संबोधित है? हम कहेंगे सर राजा और उनके निवास स्थानों को संबोधित करके नाम दिए गए हैं। नियुक्ति की हम पुस्तक दूसरी नाम है इसका, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। कई बार पूछता है कि कर्नल जेम्स टोड की प्रारंभिक नियुक्ति कहां हुई, ये कहां आया था? तो आप लोग कहेंगे सर
1817-18 में ये पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी है, उस पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी में आया था। फिर जोधपुर और उदयपुर, जब उदयपुर गए तो इनको एक गुरु मिले, जैनयति ज्ञानचंद। जैनयति ज्ञानचंद गुरु से मिले और फिर उसके बाद इन्होंने घोड़ा उठाया और इतिहास के स्रोत जुटाना शुरू कर दिए। जब इनके द्वारा इतिहास के स्रोत जुटाना शुरू किए तो ध्यान रखें आप लोग, इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, या इन्होंने पहली बार इतिहास को लिखने का प्रयास किया। ध्यान रखें आप लोग, तो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। मृत्यु 1835 में होगी और मृत्यु के बाद में इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई बेटा वो 1839 में, नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिमी भारत की यात्रा, और पुस्तक समर्पित थी वो विलियम हंटर ब्लेयर को थी। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। मस्त रहिए बेटा, मेरा आपकी वजह से सर बहुत अच्छा मेरा जीके हुआ। मस्त रहिए, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं खड़ा हूं, मैंने बेहतर आप लोगों को किया है आपके लिए, आगे भी करूंगा, हटके करूंगा, चिंता ना करें आप लोग। सब भाई आराम से मेरे साथ जुड़े, सब बहन मेरे साथ जुड़े, पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ आप लोग जुड़े। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये आप लोगों को यहां मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो यहां पे पुस्तक प्रकाशित की विलियम हंटर ब्लेयर के द्वारा की गई। ये ध्यान रखें आप लोग, समर्पित किसको थी, ये कई बार सवाल पूछा है, किसको समर्पित थी, इस बात को ध्यान रखें। फिर कई जगह गए, कई जगह उनका नाम दिया, जैसे माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा, हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा, भामाशाह है जिसके मेवाड़ का कर्ण कहा, जो महाराणा प्रताप को दान देंगे। और ये ध्यान रखें, जागीरदारी व्यवस्था है वो सामंतवादी प्रथा पर इन्होंने लिखा था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन और कारण से रिलेटेड है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यानी 23 डिग्री 3 मिनट, क्या कहा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार का जो अंतर है वो 7 डिग्री 09 मिनट है। आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, घोड़े वाला बाबा कहते हैं, क्या आंसर देंगे। कथन और कारण में आप लोगों के सवाल आप लोगों को देखने को मिला है। देखो, हम मानते हैं, अभी आपके सामने क्वेश्चन हल कराऊंगा मैं, कि राजस्थान का जो आपका विस्तार है, राजस्थान का जो आपका विस्तार है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से है। हमारा राजस्थान जो ग्लोब में स्थित है, वो ग्लोब की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, ग्लोब में जो स्थिति बनेगी हमारी, जी जैसे ये ग्लोब है हमारा, ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब में हमारा 2 टुकड़े कर देंगे, ये हो गया, आप लोगों को हो गए 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़े हमने किए हैं इधर से इधर, ये रहा हमारा राजस्थान की जो स्थिति यहां है, यानी हम लोग ग्लोब में उत्तर तरफ है और उत्तर में भी हम किधर है, पूर्व तरफ है। तो हमारे पास यहां से जो गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे, चाहे वो दक्षिण तरफ हो चाहे वो उत्तर तरफ हो, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और हमारे पास उत्तर में किधर है, हम लोग पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी देशांतर रेखा है। अब चाहे वो पश्चिम में हो चाहे पूर्व में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे हम यहां देखेंगे तो हमारे पास में 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां भी हमने उत्तरी अक्षांश लिखा है, से लेकर यहां करें हम लोग 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहां भी हमने उत्तरी अक्षांश लिखा है। अरे भाई, यहां दक्षिण नहीं लिखा ना हम लोगों ने, तो दक्षिण क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, उसका कारण है कि हम कहां हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। इसी तरीके से यहां देखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी हम कहां हैं, ग्लोब में पूर्व की तरफ है। जब हम ग्लोब में पूर्व तरफ है तो हमारे यहां से गुजरने वाली रेखाओं क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। ये नहीं कि आप पश्चिम तरफ है तो आप पश्चिमी देशांतर कहें, नहीं। आपसे पूछा, आप कहेंगे सर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हम पूर्व की तरफ है। कहां है हम लोग, पूर्व की तरफ है, इस बात ध्यान रखें। अब यहां से अपन लोग चलेंगे 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, अगर यहां अंतर निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास ध्यान रखें 8 डिग्री, कितना, 8 डिग्री और 47 मिनट हम ये अक्षांशों के मध्य फैले हुए। इसी प्रकार 69 30 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर चलेंगे तो हम 7 डिग्री और 9 मिनट यानी इतने देशांतर के मध्यम फैले हुए हैं। तो हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछे, जरूर नहीं आप लोगों को ये मिलेगा, आप कह देंगे सर 8 डिग्री 47 मिनट। आपसे पूछेगा देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार मतलब कि आप लोगों के पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, जो कि जैसलमेर में यहां से लेगा और धौलपुर में यहां खत्म होगा, 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य है। लेकिन ये विस्तार की अगर आप लोगों से बात करेगा तो विस्तार की बात कितनी करेगा, 7 डिग्री 9 मिनट हम लोग क्या है, अक्षांशीय विस्तार के मध्य फैले हुए। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे फिर हम लोग बात करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तो है, बात तो सही है। लेकिन आर क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी हम कहां है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी और इसका अक्षांशीय अंतर है जो आपका 7 डिग्री 9 मिनट है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को,
है ना, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पे व्याख्या सही नहीं है। बात तो सही है, अब भाई एक कारण बताता हम लोगों को कि यार हम इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या इसलिए ये स्थिति है, ऐसा नहीं कह रहा है ये। तो आप लोगों की स्थिति क्या बनेगी, आप लोगों के यहां पे ध्यान रखें कि व्याख्या सही नहीं आएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान के विस्तार के संदर्भ में असत्य कथन का आप लोग चयन करेंगे। यहां क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किमी है, यानी हमारे पास में ये स्थिति है। ये स्थिति हमारी कितनी है, 826 है। यानी ये जो हमारा उत्तर से दक्षिण चलेंगे ये स्थिति बनेगी उत्तर दक्षिण। तो हमारे पास यहां पे उत्तर है ना, और यहां पे दक्षिण है। हमारी लंबाई कम है, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के। हमारी लंबाई कम है, अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हमारी, ध्यान रखें, 826 है। 826 किमी लंबाई है, 826 किमी लंबाई है, और जबकि 869 किमी हमारी चौड़ाई है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यानी हम यहां से चलेंगे बांसवाड़ा से और हम गंगानगर तक चलेंगे तो हमारी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है आप लोगों के, 826 है। जबकि हमारे पास में बात करेंगे हम चौड़ाई कितनी, 869 है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो 869 है। राज्य की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 66 किमी का है। ध्यान रखना क्या कह रहा है ये, राज्य में लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे, 66 कहां आ रहा है हमारे पास में, 43 किमी आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये गलत हो गया। विकर्ण का मतलब है कि हमारे पास में एक विकर्ण यहां से इस तरीके से जाएगा, यहां से जाएगा इस तरीके से, ऐसे जाएगा, ये हमारा विकर्ण है, ये विकर्ण है। तो एक विकर्ण है हमारा जो 784 है, कितना है, 784 ये रहा, और एक विकर्ण हमारा 850 है। यानी अगर हम यहां से चलेंगे इधर से उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से हम दक्षिण पश्चिम तरफ आएंगे तो हमारा विकर्ण की लंबाई 784 है, और अगर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाएंगे तो विकर्ण लंबाई 850 है, और दोनों में अगर अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 66। यानी विकर्ण में अंतर है वो 66 किमी का है, और लंबाई चौड़े में अंतर कितना है, 43 किमी का। और दोनों को भी ध्यान रखें आप लोग कि दोनों में विकर्ण और इनमें लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको आती है, पूर्व से पश्चिम आप लोगों को आती है, लेकिन विकर्ण का ध्यान रखेंगे कि आप लोग यहां से इधर से चलेंगे, इस दिशा की तरफ चलेंगे, हाड़ौती बाहर निकला हुआ है, इसलिए इस विकर्ण की लंबाई ज्यादा होगी, 850 हो गई, है ना। ये आप लोगों के जालोर वगैरह इधर दबा हुआ है, यहां से आप लोगों के सीकर झुंझुनू वगैरह दबा हुआ है, तो ये लंबाई आपके कम होगी। तो ये तो 784 हो गई, और ये विकर्ण कितना होगा, 850। तो दोनों विकर्णों के मध्य अंतर कितना होगा, 66 किमी का। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पे कितना आ जाएगा आप लोगों के लंबाई चौड़ाई में कितना, 43 किमी का अंतर होगा बेटा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के ये हमारे पास में हो ही गया, ये विकर्ण देख पा रहे हो आप लोग कि यहां पे ये विकर्ण बनेंगे हमारे। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तरफ जाएंगे हम लोग, तो देखो ये स्थिति गड़बड़ मत करना आप लोग। आपको मालूम है गुरुदेव ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, दबा हुआ नहीं है, तो बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा 850, और ये अंदर घुसा, यहां से भी अंदर घुसा हुआ है और इधर से भी अंदर घुसा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कम बनेगा 784। इस बात ध्यान रखना, कई बार आप लोग भूल जाते हैं, है ना। हाँ चले आगे, आगे चलते हैं, सब करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग, सब करवा दूंगा आप लोगों को। और जो बच्चा राजस्थान जीके मेरे से पढ़ना चाहता है, मैं आपको अब बता रहा हूं आप लोगों को, राजस्थान जीके मेरे से पढ़ना चाहता है तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। आपके सर सुनहरा मौका कैसा है मैं आपको बता दूं। जो बच्चा राजस्थान जीके को मजबूत करना चाहता है, जो चाहता है कि हम अशोक सर से राजस्थान जीके पढ़े, तो देखो 25 जुलाई तक आप लोग देखेंगे यहां आप लोगों को बहुत बढ़िया आपको चांस आपके पास प्रतिज्ञा बैच राजस्थान जीके का, है ना। और प्रतिज्ञा बैच के साथ अगर आप लोग 25 जुलाई तक लेते हैं तो 5 किताबें देख लीजिए आप लोग कितने की है, वो आपके घर आ रही है। राजस्थान का राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, और ये वस्तुनिष्ठ बुक जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये बुक आप लोग अलग से लेते हैं तो आप लोगों को बहुत वो पड़ती है। तो ये आपके पास अवसर है, जो भी भाई बहन अगर राजस्थान जी के, फिर कह रहा हूं आप लोगों से, पढ़ना चाहता है तो आपके पास अवसर है, ये पुस्तक भी आपको साथ में है। और बैच आप लोगों के मात्र तो आप जो भी भाई बहन राजस्थान जी के पढ़ना चाहता है तो आप 25 जुलाई से पहले पहले आप इस बैच को ले ले, ताकि ये 5 किताब आप लोगों को घर पहुंचेंगे, और आप लोगों के वस्तुनिष्ठ भी आपके साथ आ रही है, टेस्ट सीरीज भी आपके साथ आ रही है। लेकिन आप पढ़ें और आगे बढ़े बस आप लोग। अब आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे तब जाके आप एग्जाम पास करेंगे बेटा। पहले बता दूं आप लोगों को, सूची फर्स्ट हमारे पास यहां देखेंगे, सूची फर्स्ट स्थान को सूची सेकंड गांव से आप सम्मिलित करेंगे। कौन सा गांव कहां आ रहा है, आप इजी क्वेश्चन है, आराम से बता देंगे आप लोग कि सर यहां पे देखेंगे हम लोग उत्तर में हमारे पास श्री गंगानगर जिला आता है, और श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव आता है। इसी प्रकार से हमारे पास दक्षिणी बिंदु है, वो दक्षिणी बिंदु आप लोगों को बोरकुंडा गांव आता है,
कुशलगढ़ में। आपका पूर्वी बिंदु है, आपको मालूम है सिलाना गांव आता है, और पश्चिम बिंदु आपके कटरा गांव आता है। तो आप लोगों के आंसर बनेगा ए में 2 बनेगा आप लोगों के, और बी में आप लोगों के 1 बनेगा, और सी में आप लोगों के लिए 4 बनेगा, और डी में आप लोगों को क्या बनेगा 3 बनेगा। आंसर ए बनेगा। यानी उत्तर का सबसे उत्तर का गांव दे रखा है आप लोगों को, सबसे दक्षिण गांव दे रखा है, सबसे पूर्व गांव दे रखा है, सबसे पश्चिम का गांव दे रखा है। इस बात को ध्यान रखें। हाँ बेटा, यही मैं सबसे कह रहा हूं, जो भाई बहन राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है, आपके पास इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट किताबें आपके पास घर आ रही हैं और आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये मानिए आप लोग, है ना। तो आप लोगों के ये अच्छा अवसर है आपके पास, 25 जुलाई तक आराम से आप लोग इस बैच को ले ले, राजस्थान जीके का प्रतिज्ञा बैच, है ना। चलिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? अब यहां पे आपको फटाफट पता है, आंसर आने देंगे सर हमारे पास। बिल्कुल, ये उत्तरी गांव है हमारे पास। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। और कोणा गांव कहां है? श्री गंगानगर में। अभी हम लोगों ने देखा है। और श्री गंगानगर में ये कोणा गांव है गुरुदेव, ये कोणा गांव रहा हमारा, और ये यहाँ पे बोरकुंडा गांव रहा। बोरकुंडा जो गांव है वो हमारे यहाँ पे 23 डिग्री और 3 मिनट से है, और यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। और ये आपके लंबाई जो आएगी हमारी 826 किमी आएगी। तो सबसे उत्तर का गांव कौन सा आएगा हमारे पास में? कोणा गांव आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण क्वेश्चन था, समय नहीं लगाएंगे उसमें। ये आप लोगों के चारों गांव दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, बोरकुंडा गांव, कोणा गांव, सिलाना गांव और कटरा गांव। इस बात को ध्यान रखें। यहां से हम लोग चलेंगे, ये जो स्थिति है हमारी यहां पे जो स्थिति देखेंगे आप लोग, ये स्थिति हमारी 23 डिग्री 3 मिनट की है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होंगे, और 30 डिग्री 12 मिनट हमारे पास उत्तरी अक्षांश है। यहां 69 डिग्री 30 मिनट आपके पूर्वी देशांतर से, आप लोगों के 78 डिग्री 17 मिनट आप लोगों को पूर्वी देशांतर। यानी ये आपका सबसे पश्चिम गांव है, ये सबसे आपका पूर्व गांव है, ये सबसे दक्षिण गांव है, और ये सबसे आपका उत्तरी गांव है। ये ध्यान रखिए, जिन्हें हमने अक्षांश और देशांतरों से बांध रखा है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार हो गया। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा पूर्वी देशांतर विस्तार हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। समय भी नहीं लगाना, बातों को पढ़ते हुए चलना है हम लोगों को, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना हम लोगों को। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय अंतर के संबंध में सही गणना कौन सी है? देखिए आप लोग क्या कह रहा है। सूर्य उदय, देखो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय अंतर के संबंध में सही गणना कौन सी है, आप लोगों को बताना है सही गणना कौन सी है। इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है, अभी मैंने बात की थी आप लोगों से कि हमारे पास राजस्थान यहां है, और राजस्थान का आप लोगों के पूर्वी और अगर पश्चिमी दिशा की तरफ बात करेंगे तो यहां पे लगभग हमारा 9 देशांतर का अंतर है। कितना अंतर है बेटा? 9 देशांतर का। एग्जैक्ट देखेंगे आप लोग तो 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतर का अंतर है। आपको मालूम है कि ठीक है, हमारी घड़ियों को आप लोगों के हमने एक मानक समय से बांध रखा है, जो हमें एहसास नहीं होता है। आप लोगों के जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, तो हमारे पास 82.5 डिग्री की जो रेखा है, जो कि आप लोगों के इसे पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे, जो कि आप लोगों के इलाहाबाद गुजरात से गुजरती है, ये भारत का अपना मानक समय है। हमारी सभी घड़ियां हैं, ये इस घड़िए से आप लोगों के मानक समय से सेट है ना। यहां जो टाइम होगा वो टाइम पूरे भारत में होगा, इस बात ध्यान रखें। 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, ये हमारा एक मानक समय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा सु हमारे पास ध्यान रखें 15/5/75, ये ध्यान रखें आप लोग 5.5 घंटे आगे है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समय है, उससे हम 5.5 घंटे आगे, क्योंकि पूर्व तरफ है, इसलिए हमें घड़ियों में एहसास दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य उदय में हमें अंतर दिखाई देगा। हम लगभग यहां है 9 देशांतर। एक देशांतर हम क्रॉस करेंगे 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9 देशांतर का अंतर राजस्थान में, और 4 मिनट से गुणा करेंगे तो लगभग आप लोगों के 36 मिनट का अंतर होगा। सबसे पहले आप लोगों के राजाखेड़ा धौलपुर में सूर्य का उदय होगा, और उसके बाद में आप लोगों के कितने मिनट बाद, तो आप लोग कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 36 मिनट बाद सूर्य का उदय होगा। वो कहां होगा? जैसलमेर में होगा। इस बात ध्यान रखें आप लोग। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों के? तो यानी अंतर जो हमारा होगा वो ध्यान रखें, लगभग कितना होगा हमारा अंतर? 36 मिनट का अंतर हम लोगों को यहां दिखाई देगा। तो आप लोग राजस्थान के पूर्व पश्चिम में लगभग 36 मिनट का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट यानी लगभग 9 डिग्री है। उपरोक्त सभी कथन हमारे क्या है? सही है। समझ गए आप लोग कि हमारा एक देशांतर है, एक देशांतर को सूर्य 4 मिनट का अंतर आता है, हमारा लगभग 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। क्योंकि हम लोग बात करेंगे, हमारे पास 69 डिग्री है ना, 69 डिग्री 30 मिनट से
78 डिग्री 17 मिनट तक आप लोगों का हमारा पूर्वी विस्तार देशांतरी विस्तार है, और यह आएगा आपका माइनस करने पर 8 डिग्री 47 मिनट, और 1 मिनट को ध्यान रखें, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 9 देशांतर में लगभग राजस्थान फैला हुआ है, इसलिए अंतर हमारा कितना आएगा 36 मिनट का। लेकिन बेटा ये अंतर हमको दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि हमारा भारत का प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है, आधे गुणज में होता है वह आप लोगों के। चलिए कोई बात नहीं बेटा, मुझे बात कर ले जितेंद्र बोस साहब, आप लोगों के सवाल आए कि नहीं आए पहले तो आप ये बताएं, है ना। आप ले लेना, मेरे से बात कर लेना, आप लोग अपने हेल्पलाइन नंबर वहां आप लोग मैसेज कर दे, आपकी मदद करेंगे जितना होगा। मस्त रहिए आप लोग, है ना। प्रताप बैच लॉन्च हो चुका है उसके लिए। चलिए आगे। अब देखो एक नजर में आप लोगों को जितने भी अक्षांश देशांतर है, पलक झपकते ही आप लोगों को 1 घंटे की पाठ्य सामग्री देके जा रहा हूं। भाई पढ़ तो लिया आप लोगों ने, अब तो बस बातों को इस तरीके से पकड़ना है और आप देखो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। 1 घंटे की पाठ्य सामग्री आप लोगों को मात्र मैं 2 मिनट लगाऊंगा, घड़ी लगा लेना, और 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखो कौन कौन से सवाल बनेंगे जरा सुनिए आप लोग। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो खींचे जाने वाली रेखाएं हैं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तरफ खींचे वाली रेखा है, उन्हें तो हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और ग्लोब में हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के पूर्व से पश्चिम तरफ रेखा खींची जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। एक हमारे पास ग्लोब है और ग्लोब में बीचों बीच ये हमारी अक्षांश रेखा है जिसे 0 डिग्री की रेखा कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यहां पे हम लोग 23.5 डिग्री की जो हमारी रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री की जो हमारी रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की है तो हम इसे कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की है तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, मकर रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। हमारे पास कटिबंध क्षेत्र 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्लियर। 2 जो हमारी अक्षांश रेखा है इस तरीके से, तो अक्षांश रेखा ऐसे गुजरती है, तो 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी है, उसे हम लोग कटिबंध कहते हैं। देशांतर रेखाएं हमारे ऐसे गुजरती हैं, तो 2 देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा। थोड़ा ये क्वालिटी आप लोगों की, क्योंकि बड़ा किया है इसे, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लोगों को ऐसी स्लाइड में करना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि हमें 5 पन्नों का आप लोगों का है ना, वो 5 पन्नों का पेज आप सर यहां मुझे और 1-1.5 घंटा लगाते हैं, आप चाहते हैं सर 2 मिनट में हमारी आंखों के सामने से निकाले, तो बेटा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब मुझे पता है इसको बड़ा कर दूंगा तो आप लोगों की एक लाइन दिखाई नहीं देगी। यही खास बात है राजस्थान क्लासेस की, आप आएंगे तो हर समय यहां से क्वेश्चन लेके जाएंगे, इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट करें, जैसे मैं लेके चल रहा हूं वैसे लेके चलें। बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है 2-3 दिन से, इस वजह से थोड़े 2-3 दिन में आप लोगों की देरी से यहां उपस्थित हुआ आप लोगों के, वरना इतना अंतराल देता नहीं हूं मैं आप लोगों के बीच में। अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूं, गला मेरा खराब है, आपको मालूम आवाज से लग रहा होगा। अब आप लोग उठा लीजिए हथियार और मेरे साथ आगे बढ़िए आप लोग, आपको मंजिल तक पहुंचाने का दायित्व मेरा है, लेकिन मैं जहां कहूं तो कहीं कंप्रोमाइज करना सीख लीजिए मेरे साथ बस। तो आप लोगों के 2 जो अक्षांश रेखा हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य, आपको किसी बुक से रिलेटेड है तो आपके पास में अवसर है 25 जुलाई तक का, ले लीजिए आप लोग आराम से। आप मेरे पास 94 688 40 200 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, लेकिन अब बढ़िए आगे, लड़ना है हम लोगों को, जैसे पीछे लड़ते आए हैं वैसे बस आगे बढ़िए आप लोग। तो कटिबंध का मतलब 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है, उसे हम लोग कटिबंध कहते हैं, वो लगभग 111 किमी होती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। तो ध्यान रखें इनकी मध्य की दूरी 111.32 किमी है। भारत से कर्क रेखा 3 राज्यों से आप लोगों 8 राज्यों से गुजरती है, आपको मालूम है, गुजरात में पढ़ेंगे आप लोग। राजस्थान से कर्क रेखा आप लोगों के 2 जिलों से गुजरती है, आप लोगों के बांसवाड़ा के तो बिल्कुल मध्य से गुजर जाती है, और डूंगरपुर के दक्षिणी सिरे को, यानी एक तहसील पड़ती है चीकली, पहले तो गांव हुआ करता था, आजकल एक तहसील बन गई, तो आप लोगों के राजस्थान के दक्षिणी सिरे से बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूती हुई निकलती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 26 किमी है। सूर्य की किरणें जहां आप लोगों के कर्क रेखा रहेगी, वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और कर्क रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो उनका तिरछापन है बढ़ता चली जाता है। इसलिए जो जिले हमारे कर्क रेखा के नजदीक है, क्या कहा मैंने,
जो जिले हैं हमारे वो कर्क रेखा के नजदीक हैं, जो जिले हमारे कर्क रेखा के नजदीक हैं वो ध्यान रखें वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहां से जैसे जैसे आप दूरी पे जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चले जाता है। तो ध्यान रखें आप लोग, सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कहां पड़ेंगी, बांसवाड़ा में, और इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तिरछापन पड़ता जाता है। तिरछापन कहां पड़ेंगे, श्री गंगानगर में। सूर्य का सबसे पहले उदय की बात करी तो मैंने कहा पूर्व से उदय होता है, तो ध्यान रखें सिलांग धौलपुर है वहां सबसे पहले उदय होगा, और सबसे अंत में जो सूर्य का उदय होगा वो कटरा जैसलमेर में होता है। और मैंने कहा आप लोगों को लगभग लगभग 9 देशांतर का अंतर है, और 9 देशांतर का मतलब है कि एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए हमारे पूर्व से पश्चिम यहां लगभग लगभग 36 मिनट का अंतर हम लोगों को यहां दिखाई देगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून यानी 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, और जब कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं उसे हम लोग कहते हैं संक्रांति। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है इसलिए कर्क संक्रांति, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो कर्क संक्रांति 21 जून को आती है, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को चमकता है इसलिए 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है। ध्यान रखें 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है इसलिए हमारे यहां सबसे छोटा दिन होता है। उल्टा है, जो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा वो दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जैसे 21 जून को हमारा दिन सबसे लंबा होता है, प्रकाश की अवधि लंबी होती है, तो 21 जून को वहां प्रकाश की अवधि कम होती है। दोनों गोलार्धों में जब आप लोगों के यहां इस तरीके से सूर्य तब भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधी किरणें पड़ती हैं, एक बार तो यहां एक बार ऐसे। तो आप लोगों को 2 स्थिति ऐसे आती है जहां दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है, वो आपके 21 मार्च और आप लोगों के 23 सितंबर, ये आपका बसंत कहलाता है, वो आपका शरद कहलाता है। भारत का मानक समय, हर देश का अपना एक मानक समय होता है, उस मानक समय से घड़ियों को सेट किया होता है, वहीं से हमारी घड़ियां चलती हैं। ये ध्यान रखिए, अपना अपना देश का मानक समय होता है और लगभग लगभग आधा आप घंटे के गुणज में होता है। हमारा मानक समय 52.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि आप लोगों के मिर्जापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां से हमारी घड़ियों को सेट किया हुआ है, इसलिए हमें समय का अंतर दिखाई नहीं देता है। भारत का समय है क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो वहां प्लस करना पड़ेगा। हर देशांतर में हमको 4 मिनट जोड़ना पड़ेगा, हर देशांतर में 4 मिनट जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय समय है, हम पूर्व तरफ है तो हमारा 5.5 घंटे हम अंतरराष्ट्रीय समय से आगे होंगे, ग्रीनविच रेखा से आगे होंगे। एक 27 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली है। और ध्यान रखें 74 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो राजस्थान के मध्य से, राजस्थान के बिल्कुल मध्य से 2 भागों विभाजित करती हुई अक्षांश रेखा कौन सी गुजरती है, 27 डिग्री की, और 2 भागों विभाजित करने वाली आपके देशांतर रेखा कौन सी गुजरती है, वो 74 डिग्री की। ध्यान रखें संक्रांति का मतलब क्या हुआ, सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना, ये क्या कहलाता है आप लोगों के, हाँ ये ध्यान रखें, ये क्या कहलाती है, कर्क संक्रांति कहलाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 21 जून को आप लोगों के सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है इसलिए कर्क संक्रांति कहलाती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा होता है इसे मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना क्या कहलाता है बेटा, संक्रांति कहलाता है। कर्क रेखा, क्या कहा मैंने, कर्क रेखा के संदर्भ में, कर्क रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति के बारे में विचार कीजिए। यह रेखा बांसवाड़ा के मध्य यानी कुशलगढ़ से गुजरती है। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल कुशलगढ़ से गुजरती है, और यह डूंगरपुर जिले की उत्तरी सीमा नहीं, उत्तरी सीमा को छूती हुई नहीं, हमने कहा ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे यहां करें, ठीक है, आगे चले हम लोग। तो डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई जाती है, यानी मैंने कहा आप लोगों को यह राजस्थान का मानचित्र, राजस्थान के मानचित्र में आपको मालूम है जो कर्क रेखा की स्थिति बनेगी यो हमारी इस प्रकार से बनेगी, यानी डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग को और बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है, लगभग 26 किमी की इसकी लंबाई है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में हो जाता है, और यहीं से एक माही नदी है जो कर्क रेखा को एक बार जाते समय काटती है बेटा, और कर्क सीमा को आप लोग कर्क रेखा एक बार आते समय काटती है। तो आप लोगों के डूंगरपुर के क्या उत्तरी भाग को छुएगी, उत्तरी भाग को नहीं, दक्षिणी भाग को, गलत हो गया। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 26 किमी है, नहीं आपकी कर्क रेखा की अकेले बांसवाड़ा में नहीं है, इसलिए आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, केवल एक। क्या कर्क रेखा बांसवाड़ा से ही गुजरती है क्या बांसवाड़ा से ही गुजरती है कि कर्क रेखा,
नहीं गुजरती ना। कर्क रेखा बांसवाड़ा के अतिरिक्त डूंगरपुर से भी गुजरती है। तो क्या 26 किमी की लंबाई है वो क्या एक ही जिले में जाएगी? क्या नहीं जाएगी ना, वो जिले में, 2 जिलों में जाएगी। फिर आप लोगों को अंतर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये आप 3 को सही क्यों मान रहे हो? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो पुस्तक आप देख पा रहे हो, ये पुस्तक मैंने आप लोगों को PYQ पे कम डिपेंड रखा है। मैंने आगामी एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, अब हमने पढ़ा था यहां पे कि ठीक है 26 किमी, ये भूल गए कि गुरुदेव आप लोग बांसवाड़ा की बात कर रहे हो यार। बांसवाड़ा में अकेले में थोड़ी एक कर्क रेखा, अरे बांसवाड़ा डूंगरपुर में मिल में तो 26 किमी जाएगी। हमें तो लगा कि ठीक है सर 26 किमी, हम तो PYQ पढ़ी हुई है, कर दिया टिक लो। अरे नहीं भाई, यहां आप लोगों को चीजें अलग तरीके से सिखाई जाती है बेटा। आगे चलिए, 21 जून को राजस्थान में सूर्य की स्थिति के बारे में क्या सत्य है ना? 21 जून को राजस्थान में सूर्य की स्थिति के बारे में क्या सत्य है, जरा सुनिए आप लोग। 21 जून को राजस्थान में सूर्य की स्थिति के बारे में क्या सत्य है? इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या मकर संक्रांति कहते हैं क्या? नहीं, ये मकर संक्रांति तो हमारे पास जो तिथि है वो कितनी है? 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर की जो तिथि है उसे हमने मकर संक्रांति कहा है। यहां तो आपके 21 जून है, 21 जून तो जो तिथि है हमारे पास क्या है बेटा? करक संक्रांति है। 21 जून को जो तिथि है हमारे पास में क्या है? वो करक संक्रांति है। इस बात ध्यान रखना, मकर संक्रांति का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब हमारा गलत हो गया। सूर्य की किरणें गंगानगर में सबसे सीधी पड़ती हैं। क्या गंगानगर में सीधी पड़ती है? नहीं पड़ती। सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। बांसवाड़ा से जैसे जैसे आप उत्तर में जाएंगे, बांसवाड़ा से जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे, सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो तिरछापन बढ़ता चली जाएगा। ये भी आपका गलत है। ये वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है, परछाई सबसे छोटी होती है। बिल्कुल राइट बात है कि आपके दिन सबसे बड़ा होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए कर्क संक्रांति है। परछाई सबसे छोटी होती है, मतलब दिन बड़े रात छोटी होती है। इस दिन की रात सबसे लंबी होती है। इस दिन की रात सबसे लंबी होती है। इस दिन की रात सबसे लंबी नहीं होती, रात सबसे छोटी होती है। आपका आंसर ये बनेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? नहीं समझे? मैं दोबारा बता रहा हूं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए हम इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। 23.5 डिग्री की जो रेखा है अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 23.5 डिग्री की रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, उसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस बात का मालूम है आप लोगों को। जब सूर्य 21 जून को सीधा कर्क रेखा पे चमकता है तो वो कर्क संक्रांति होती है, मकर संक्रांति नहीं होती है। और जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो ध्यान रखना, जो सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं, और बांसवाड़ा से जैसे जैसे हम लोग उत्तर तरफ बढ़ते जाएंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चली जाएगा। चाहे वो आप लोगों के बांसवाड़ा के बाद जरूर नहीं गंगानगर दे, बांसवाड़ा से हम जैसे जैसे उत्तर जाएंगे तो तिरछापन बढ़ता चली जाएगा। ये दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान रखें, प्रकाश की अवधि ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, आपने महसूस किया होगा। हाँ, इसकी जो परछाई छोटी होती है, यानी रातें छोटी होती है, इस बात ध्यान रखें। और ये दिन रात के सबसे लंबी होती है। नहीं, रातें लंबी कहां से होती है कि परछाई छोटी है तो रातें क्या होंगी? छोटी होंगी बेटा। ये देखिए आप लोग, इस तरीके से आप लोगों के सूर्य है, 2 तिथि आपको देखिए यहां पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। 21 जून जो आपका सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर है जो सबसे बड़ा दिन है दक्षिणी गोलार्ध में, 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे हैं जहां आप लोगों के दिन रात की जो अवधि वो समान होती है। यानी आपका भूमध्य रेखा पर सूर्य कहीं चमकता है। क्या कहा मैंने? आपके भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकेगा वो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 2 तिथि ऐसी आती है जहां आप लोग दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है, यानी आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, ये ध्यान रखें। और वो हमें 21 मार्च ना गर्मी ना सर्दी, 23 सितंबर ना गर्मी ना सर्दी, क्योंकि सूर्य का आधा भाग उधर है, आधा भाग इधर है। 2 तिथि ऐसी होती हैं जहां ध्यान रखें आप लोग, यहां दिन रात की अवधि दोनों गोलार्धों में समान होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति के संबंध में विद्वानों के मतों पर विचार कीजिए आप लोग, है ना। TH हैंडले साहब, विषम कोण चतुर्भुज, वेगनर सिद्धांत, पतंगाकार, आप लोगों की कौन से सही है? आंसर आने दीजिए। राजस्थान के आकृति के संदर्भ में, राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति के संदर्भ में हम लोगों से बात की गई है कि राजस्थान की आकृति क्या है बेटा। राजस्थान की आकृति क्या है? राजस्थान की आकृति के संदर्भ में हम लोगों से यहां बात की गई है। तो आप लोगों के दोनों सही है,
टीएच हेंडले के अनुसार आप लोगों को विषम कोण चतुर्भुज है, और वेगनार सिद्धांत के कारण आप लोगों को पतंगाकार है, यानी ए और ब दोनों के दोनों क्या है बेटा, सही है। और आपके देखिए यहां पे विभिन्न जिलों की आकृति, मैं सभी पॉइंटों को बराबर लेके चलूंगा ताकि आप पूर्णतः मेरे ऊपर भी आश्रित रहेंगे तो भी आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता है नहीं है, मैं केवल PYQ पे डिपेंड रहने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखें आप लोग। और आप लोगों को यहां देखेंगे आकृति कौन से जिले की आकृति क्या है, जरा देखेंगे आप लोग। यहां पे आप देख पा रहे हो जालोर, यहां पे ये जोधपुर है। जोधपुर का जब विभाजन हो गया, जोधपुर से फलोदी अलग हो गया, तो आप लोग देख रहे हो कि यहां पे हाथी के समान है। जब ये आप लोगों के जोधपुर से फलोदी अलग नहीं हुआ था तब ये आकृति मयूर के समान थी, लेकिन आप देखिए ये आकृति आपको हाथी के समान दिखाई दे रही है। इधर देखेंगे आप लोग जैसलमेर, कोई भुजा नहीं है, बहुत सारी भुजाएं, अनियमित आपके बहुभुजाकार है, यानी सप्त बहुभुजाकार तो है लेकिन अनियमित बहुभुजाकार है। बहुत सारी आप लोगों के आपके भुजा हैं और अनियमित है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। जालोर है वो समुद्र में गोता लगाते मछली के समान है। आप यहाँ पे सिरोही को देखेंगे तो मेंढक के समान है। अब देखो यहाँ पे राजसमंद देख पा रहे हो आप लोग, राजसमंद की आकृति कैसी है, वो तिलक के समान है। राजसंबंध की आकृति कैसी बेटा, तिलक के समान है। राजसंबंध की आकृति है वो किसके समान है, तिलक के समान। तो राजसंबंध की जो आकृति है वो तिलक के समान आपको दिखाई दे रही है। हमारे पास उदयपुर से सलूम्बर अलग हो गया, हम लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो देखिए आप लोग, जोधपुर की आकृति हाथी के समान हो गई, जैसलमेर की आकृति है वो बहुभुजाकार हो गई, अनियमित बहुभुजाकार हो गई, सप्त बहुभुजाकार हो गई। और ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे सिरोही है, सिरोही की आकृति आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सिरोही की आकृति किसके समान हो गई, मेंढक के समान हो गई। और ध्यान रखें आप लोग, उदयपुर और सलूम्बर है उसकी आकृति किसके समान हो गई, ऑस्ट्रेलिया के समान हो गई। यहाँ पे तिलक आप देख पा रहे हो, राजसंबंध की जो आकृति है वो तिलक के समान है। चित्तौड़गढ़ आप लोगों के दो भागों में है, चित्तौड़गढ़ है वो दो भागों में है, आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के साथ वो दो बार अलग अलग स्थानों पे सीमा बनाता है। एक देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ मुख्य चित्तौड़गढ़ हमारा ये है, और चित्तौड़गढ़ की जो रावत भाटा इलाका है वो ये है। तो ये तो घोड़े की नाल के समान है, और ध्यान रखें मुख्य चित्तौड़ है वो इल्ली के समान है। तो मुख्य चित्तौड़ किसके समान हो गया, इल्ली के समान हो गया। ये जो चित्तौड़गढ़ है वो घोड़े की नाल के समान हो गया, और आप लोगों के राजसंबंध है वो किसके समान हो गया, तिलक के समान हो गया। टोक देखिए आप लोग ढंग से, टोक है वो अंग्रेजी के एच के समान हो गया। टोक किसके समान हो गया बेटा, टोक है वो अंग्रेजी के, देखिए आप गौर से देखिए, अंग्रेजी के एच के समान हो गया। अंग्रेजी के एच के समान आप लोगों की आकृति हो गई। दोसा है वो आप लोगों को देखिए यहां से इस तरीके से लग रहा है जैसे धनुषाकार है, धनुषार का आकार कह दिए, या छाजला आकार जो अनाज साफ करने के लिए उस जमाने में काम लेते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे, धनुषाकार। या आपके देखो, आपके यहां देखेंगे दो जिले, आप अकेले यहां पे करौली को मिला दो और धौलपुर को मिला दो, करौली और धौलपुर को मिलाएंगे तो आपको आकृति बतख के समान दिखाई देगी। किसके समान दिखाई देगी बेटा, बतख के समान दिखेगी। आपके भरतपुर इलाका था, भरतपुर से आपका डीग अलग बन गया, जब भरतपुर से डीग अलग बन गया तो आपको गिलहरी के समान, और आप सीकर देख रहे हो यहां पे अर्धचंद्राकार या प्याला नुमा या कटोरा नुमा आकृति दिखाई देता है, और हनुमानगढ़ आपकी कुर्सी नुमा यानी सोफा नुमा आकृति का दिखाई दे रहा है। बेटा बैच सुन लीजिए आप लोग कि आप लोगों को 9:15 बजे आप लोगों को इस बैच के लिए उपस्थित होना है। आप, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार थोड़ा वायरल वगैरह हो रखा है, तो गला भी मेरा नहीं बोला जा रहा है। तो आप सभी के लिए ये क्लास मैंने फिर से कंटिन्यू कर दी गई है ना, बिल्कुल आप सब भाई बहन है वो उपस्थित रहे 8:15 बजे। ये जो मैं पुस्तक यहां पूरी करवाने वाला हूं वो यहां देख पा रहे हो, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के पूरे क्वेश्चन जो मैंने 2026-27 के लिए इस पुस्तक को तैयार की है, मैंने ये पुस्तक शुरू कर दी गई है। इसमें ज्योग्राफी का पार्ट, और जो बच्चा मेरे से राजस्थान जीके का सपना देख रहा था पढ़ने का कि सर हमें एक अवसर मिले और हम राजस्थान जीके पढ़े, उन विद्यार्थियों के लिए मैं आप सब के लिए 25 जुलाई तक आप जो भी कोई कोर्स ले रहे हैं तो उस कोर्स के साथ आपको किताबें हैं, वो किताबें बिल्कुल आपको फ्री है, घर पहुंच रही है। और विशेषकर जो बच्चा केवल राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है उनके पास अवसर है। आप देखिए बेटा, जो भी बच्चा है ऐसा अवसर नहीं आएगा, प्रतिज्ञा बैच राजस्थान जीके का ज्वाइन करना है आप लोगों को, और उसके साथ ये 5 किताबें, राज्य व्यवस्था, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, और ये वस्तुनिष्ठ बुक जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पुस्तक आप लोगों को बिल्कुल इनके साथ फ्री है, और वो भी आपके घर जा रही है। रीट का विद्यार्थी हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सीईटी का हो, जो भी लेना चाहे आप लोग लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, आप सब उपस्थित रहेंगे बेटा 9:15 बजे, ये बैच आपका शुरू हो चुका है। धन्यवाद। इसके अलावा संविधान जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो क्लास आपके 8:15 बजे है मॉर्निंग में, ठीक है। धन्यवाद, राम राम साहब। और ईओआरओ के लिए भी आपको बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूं, वो आपके 8 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।